सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी एक बहुत कुख्यात गैंगस्टर था दोस्तों, डॉन था। एक तरीके से उसकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर में। कई बार उसने चुनाव लड़े हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी से भी और मायावती की पार्टी से भी। फिर जब मायावती की पार्टी से वो चुनाव हारा था बनारस का, उसके बाद में उसने निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं कई बार और जीत के भी आया था। तो अंसारी एक तरीके से नामचीन गैंगस्टर था दोस्तों। उसके पास में लेटेस्ट हथियारें कहां से आई थी, उसके ऊपर में गैंगस्टर एक्ट भी लगा था। साथ ही साथ में उसके ऊपर आर्म्स का अवैध तरीके से आर्म्स रखने का भी केस लड़ा था, मर्डर का केस लगा हुआ दोस्तों। साथ ही साथ में जमीन कब्जाने का उस पर केस लगा, कई केसेस इसके ऊपर में लगे हुए थे। अब इसके बेटे ने क्या गुल खिलाया है? इसके बेटे ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत द्वारा दोस्तों 14(1) के तहत में जो जब्त संपत्ति छुड़वाने के लिए अदालत के अंदर में याचिका दायर की, उसमें जो दस्तावेज दिए थे वो सारे के सारे दस्तावेज फर्जी थे। यहां तक कि उसकी मां के सिग्नेचर्स भी भाई साहब ने खुद ही कर लिए थे, फर्जी सिग्नेचर्स। इसीलिए इसके ऊपर में अब धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है और इसी के तहत में अपराध संख्या 245 एंड 225 दर्ज की है। और जो धारा उसके ऊपर में लगी है दोस्तों वो है 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत इसके ऊपर में अब कार्यवाही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बढ़िया से इसकी सर्विसिंग करेंगे और सजा दिलवाएंगे इसको, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स में आप कोर्ट के अंदर में अप्लाई करते हो और सोचते हो कि पकड़े नहीं जाओगे। और मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा की विधायकी भी गई हुई थी कुछ टाइम पहले, आपको पता हो, थोड़ा ही टाइम हुआ है। उसकी विधायकी क्यों गई थी पता आपको? क्योंकि भड़काऊ बयान दिया था इसने। इसके लिए इसके बड़े बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी भी रद्द हो चुकी थी। अब इसकी मां भी कम नहीं है, इसकी मां के ऊपर में 50,000 रुपए का इनाम है। मां भागी हुई है इसकी, भगोड़ी का घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कि ये भगोड़ी है। 50,000 रुपए का इनाम है इसके ऊपर में, उसकी माता के ऊपर में। अब दोस्तों, मुख्तार अंसारी कौन था? ऐसा इसने क्या किया था? आपको बता दूं कि 2008 में योगी आदित्यनाथ जी अपना एक काफिला लेकर चल रहे थे दोस्तों। तब उस वक्त में योगी आदित्यनाथ जी एक सांसद हुआ करते थे। उस वक्त में योगी आदित्यनाथ जी के काफिले में मऊ के अंदर में मुख्तार अंसारी ने अपने लोगों के द्वारा गोलियां भंजवाई थी। योगी आदित्यनाथ जी को उस दिन निपटाने का पूरा प्लान बना लिया था इन लोगों ने। कई लोग इसमें मारे गए थे, कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। और उस दिन योगी आदित्यनाथ जी जो काफिला चल रहा था उनकी गाड़ियों का, किस गाड़ी में है ये पता नहीं था किसी को। रेगुलरली जो इस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, उस दिन वो उस गाड़ी में नहीं बैठे थे। तो भगवान की दया से वो बच गए, क्योंकि उनके जो सुरक्षा घेरा था उनको सुरक्षित वहां से निकाल के ले गया दोस्तों, ले गया। अब भगवान की लीला देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ही 2 बार उत्तर प्रदेश के बैक टू बैक चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में ये जितने भी गैंगस्टर, माफिया, डॉन, गुंडे, ये लोग जो थे, अतीक अंसारी हो, विकास दुबे हो, फिर मुख्तार अंसारी हो, इन सबको निपटा दिया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में क्राइम और माफिया का खात्मा करने का कसम ले लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश पुलिस। मुख्तार अंसारी की मौत 2024 में होती है दोस्तों। कार्डियक अरेस्ट की वजह बताई जाती है। और ये जो मऊ में योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर में जानलेवा जो हमला करवाया था, इसके बारे में योगी आदित्यनाथ जी खुद एक बार कह चुके हैं यूपी विधानसभा के अंदर में।
और आज का यूपी और पहले के यूपी में यही डिफरेंस है कि समाजवादी पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया, एक गुंडा, एक क्रिमिनल, गैंगस्टर सबको पाल के रखती थी भौकाल मचाने के लिए। आजम खान, उनके चचा आजम खान इतने प्रिय थे अखिलेश यादव के लिए, जिसको वो टीपू करके बुलाते थे, कि अपने बाप को ही किनारे कर दिया दूसरी बार चुनाव लड़ते वक्त। आपको पता है ना, समाजवादी पार्टी को पूरी तरह संभालने के लिए अपने बाप को ही किनारा कर लिया मुलायम सिंह यादव को। पूछा जाना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि मालेगांव के मुद्दे पर कब कांग्रेस, जो पाप इन्होंने उस समय किया था, अपने इस पाप के लिए कांग्रेस पार्टी देशवासियों से कब माफी मांगेगी? कब वह एक और संवैधानिक संस्थाओं को गढ़े में खड़ा करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ आतंकवाद के प्रति पूरी सॉफ्ट कॉर्नर रख करके उनके बचाव के लिए अनेक रणनीति तैयार करती है, और तीसरी ओर समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर बांटने की भी बेशर्मी कर रही है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। जिन कारणों से इस देश के बलिदानियों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, उन महान क्रांतिकारियों की क्रांति धरा है मेरठ, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने अपने आप को बलिदान इसलिए नहीं किया था कि देश को आजादी मिले, और आजादी के बाद हम जातीय सेनाएं खड़ी करके आपस में लड़ भिड़ करके फिर से देश को गुलामी की तरफ धकेले, दंगों की आग में झोंके, सोतीगंज जैसे चोर के बाजार को फिर से पनपाने का काम करें। यह तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ ने स्पोर्ट्स आइटम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। यह उनकी पहचान थी, और हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है, समृद्धि की है। और समाजवादी पार्टी से भी कई बार ये चुनाव लड़ा है मुख्तार अंसारी। संबंध, घरेलू संबंध थे इन दोनों के बीच में। बाद में मुख्तार अंसारी का बड़ा जो बेटा है वो अलग से चुनाव भले लड़ता हो, लेकिन एक तरीके का घरेलू संबंध थे। फिर अतीक की फैमिली के साथ में घरेलू संबंध थे। मायावती की पार्टी से भी कई बार चुनाव लड़ चुका है, इंडिपेंडेंट भी लड़ चुका है, जो पार्टी टिकट दे लड़ लेंगे, ये हाल था इन लोगों का। इस तरीके से माफिया, डॉन, गैंगस्टरों को ये लोग पालते थे। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर आज की डेट में इतना खुशहाल है कि रात को 11 बजे भी कोई महिला अगर बाहर निकल के जा रही है ना, किसी की मजाल नहीं है कुछ कमेंट भी कर दे। इस तरीके का लेवल है यूपी पुलिस का, और जिस तरीके से यूपी पुलिस ने एक एक चप्पे को उत्तर प्रदेश के अंदर में सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा बनी रहे। आज यूपी पुलिस को यूपी के अंदर में लोग अपना दोस्त, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब संभल के अंदर में होली मनाई जाती है तो पुलिस के साथ में लोग मिलके होली मनाते हैं। यूपी के अंदर महाकुंभ का जब ये बड़ा आयोजन हुआ, जो हिंदुओं के बड़ा यज्ञ माना जाता है, उस वक्त में यूपी पुलिस ने जिस तरीके से लोगों की मदद की वहां पे, ये सबको पता है। 66 करोड़ लोग वहां पे गए थे। आप सोचिए यूपी की इकोनॉमी कहां तक पहुंच गई भाई। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इनकम हुआ है दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दिया है महाकुंभ के इस 45 दिन के आयोजन से।
किसी भी स्टेट में इतना पोटेंशियल नहीं था जो योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। वहां के प्रयागराज के लोगों की प्रॉपर्टी हो दोस्तों, अयोध्या के लोगों की प्रॉपर्टी हो, काशी के लोगों की प्रॉपर्टी हो, मेरठ के हो, मथुरा की हो, हर जगह की प्रॉपर्टी के रेट 10-10, 15-15 गुना बढ़ चुके हैं। जहां जहां से हाईवे का नेटवर्क निकल रहा है, किसान के खेत जितने भी है, सबके रेट बढ़ रहे हैं भाई। अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं। ये वही अंसारी है जिनके अंकल जी भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे कांग्रेस के शासन में। हामिद अंसारी जी जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, उससे पहले एम्बेसडर थे। इनके भी बड़े किस्से हैं। ईरान के अंदर में इनके बेटे फंस गए थे, एक बार पकड़े गए थे कुछ गलत चीजों के लिए, जिसके बदले में वहां पे जितने भी भारत के रॉ के एजेंट्स थे उनको मरवाया था और अपने बेटे को छुड़वा लिया था। ये आरोप उनके ऊपर में लगते हैं और कई पत्रकारों ने ये सोशल मीडिया में भी बताया है दोस्तों, और कई यूट्यूब वीडियो भी आपको मिल जाएगी इस बारे में कि हामिद अंसारी जी ईरान का दौरा एम्बेसडर जब थे तब क्या हुआ था। आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल भी जाए। इनके ऊपर में आरोप लगते रहते थे। तो ये उनके ही अंकल थे। मोदी जी के खिलाफ में भी ये चुनाव लड़ा था जेल से। आपको पता है 2014 में बनारस का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस वक्त में मोदी जी के सामने वो जीत थोड़ी सकेगा। केजरीवाल भी गया था, जमानत जब्त हो गई थी केजरीवाल की। तो अब मोदी जी गुजरात के नहीं रहे देखने जाए तो वो बनारस के हो गए भाई, यूपी के ही हो गए। 2022 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स जो आए थे दोस्तों, उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगता है कि 2027 में वो जीत के ही मानेगी। इसीलिए नया फॉर्मूला लेके आए हमारे टीपू भैया, टोटी भैया, अखिलेश भैया। वो है पीडीए का फॉर्मूला। अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम मौलाना रशीदी ने जो कमेंट पास किया उनकी वाइफ के बारे में, जिससे मैं समाजवादी पार्टी का भाई कोई फैन वैन नहीं हूं, मैं तो नफरत करता हूं समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनकी वाइफ के बारे में जब कमेंट किया वो बहुत ही गलत किया। किसी भी पार्टी से हो, किसी की भी वाइफ हो, महिला के खिलाफ गलत नहीं बोल सकते आप। और जितनी भद्दी कमेंट की उसके बाद में भी अखिलेश यादव चुप रह गए। तो अब पता चल गया लोगों को कि भाई ये बंदा जो अपनी वाइफ के अगेंस्ट में जिसने का बात कही है, गलत बात कही है, उसका अगर स्टैंड नहीं ले सकता तो ये बाकी महिलाओं की क्या सुरक्षा लेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर ये चुप रह गया। भले इसके कुछ समाजवादी के जो कार्यकर्ता है उनमें इंटीग्रिटी थोड़ी बहुत थी, राशिदी को पढ़ा के चिपकाए कोर्ट, सॉरी स्टूडियो के अंदर में थप्पड़बाजी मारी थी, याद है ना आपको, वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया में आपने। फिर 2022 के जो आंकड़े हैं दोस्तों बता देता हूं तो आपको थोड़ी आइडिया आ जाए कि क्या हाल था 2022 में। 2022 में बीजेपी को मिले थे 42% का वोट परसेंटेज, 41.29 टू बी एग्जैक्ट। समाजवादी पार्टी को वहीं पे मिले थे 32%, मतलब 10% के लगभग का डिफरेंस था। बीएसपी बहन मायावती की पार्टी को मिले थे उस वक्त में 12.88, मतलब 13% का वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को उस वक्त में मिला था कितना, 2.33, मतलब 2.25% ही चलिए मान दे देते हैं थोड़ा, 2.5% का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में। और राहुल गांधी जी को बनना है पीएम। अब सीटों की बात कर ले तो 403 सीटों में 255 बीजेपी को मिले थे, कांग्रेस को मिले थे 2 सीट, बहन मायावती को मिले थे 1 सीट और हमारे टोटी भैया को मिले थे 111 सीट। 403 में से 111 सीट मिले थे। लोकसभा में इन लोगों को अच्छे खासे सीट मिले हैं, इसलिए इनको लगता है कि अब 2027 में चीफ मिनिस्टर तो हमारे अखिलेश भैया ही बनेंगे। अखिलेश भैया आप सूट सिलवा दो, चीफ मिनिस्टर बनोगे आप, ऐसे इनके कार्यकर्ता भी इनको सपना दिखाते हैं। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा कैच है भाई। लोकसभा चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर में 10 बाईपोल के इलेक्शन हुए हैं, जिसकी कमान पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने संभाल के रखी थी। और उन 10 में से 10 बाईपोल इलेक्शन में से 8 सीटें बीजेपी जीत के आई है। यहां तक कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, जो कि समाजवादी पार्टी का घर हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था,
वहां पे भी भाजपा जीत के आई है। तो अब अखिलेश यादव सपना देखना बंद कर ले, रियलिटी में जागिए। आपके पास में कोई विजन नहीं है, ये सबको पता है। तरक्की की बात करिए, आप आएंगे सत्ता में तो क्या करेंगे लोगों के लिए ये बताइए ना। खाली ये पीडीए का फॉर्मूला करेंगे तो बाकी कम्युनिटी क्या चुप रहेगी? जब हिंदुओं को बांट बांट के आप दलित पिछड़े इसमें बांटोगे तो हिंदू ऐसे झुकने वाले नहीं है भाई, स्पेशली उत्तर प्रदेश के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन सबको दिखता है। विदेशों में जब कोविड के दरमियान ऑस्ट्रेलिया के देश से ये जब लिखा गया था कि हमें आप दे दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से कोविड से बचाया है, एक तरीके से वो कोई नहीं भूला। योगी आदित्यनाथ जी की तारीफें विदेशी मीडिया भी कर चुकी हैं। तो अखिलेश यादव अगर सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ करेंगे तो ऑल द वेरी बेस्ट। कांग्रेस पार्टी का आज वो हाल है कि जिस पार्टी ने उसको छुआ वो मिट्टी बन गया। तो ये हाल है दोस्तों। एनीवे, मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है उसको अरेस्ट कर लिया गया है दोस्तों। अब इसके ऊपर में जबरदस्त कार्यवाही होगी, सर्विसिंग होगी। इसकी वाइफ, मुख्तार अंसारी की वाइफ भागी हुई है, 50,000 की इनामी है। अगर किसी को 50,000 कमाने हैं, अगर दिख जाए इनकी वाइफ तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए यूपी पुलिस को। फिर इसके बड़े बेटे, ऑलरेडी उसकी विधायकी चली गई है अब्बास अंसारी की। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज बताते जाइए कि योगी आदित्यनाथ जी आपको लग रहा है 2027 में जीतेंगे या अखिलेश यादव के सपने में दम है? क्योंकि 2026 के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में पंचायत के चुनाव भी आने हैं और इसको कहा जा रहा है सेमीफाइनल है। तो बीजेपी उसकी पूरी तैयारी में जुट चुकी है, अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। बहन मायावती क्या सरप्राइज फैक्टर लेके आती है ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। जैसे पता चलता है आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा दोस्तों। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।